सभी शिक्षक साथियों का सादर अभिवादन। इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण जोरों पर है। आप सभी लोग निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे हैं। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण ही नहीं बल्कि इसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स भी हमको बना लेने हैं, क्योंकि भविष्य में इसकी ऑनलाइन परीक्षा होनी है और उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है। निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। जी हाँ, तो निष्ठा का ये फुल फॉर्म है, इसे हमें नोट कर लेना है। चलिए भाई, निष्ठा प्रशिक्षण में जो हमारा पहला मॉड्यूल है उसकी ओर चलते हैं। पहले मॉड्यूल का नाम है यूपी पाठ्यचर्या एवं समावेशी कक्षा। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो है पाठ्यचर्या और दूसरी है समावेशी कक्षा। इन दोनों चीज़ों के बारे में इसमें हम लोगों को जानकारी दी गई है। तो आइए इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न हैं उनको करते हैं। पहला प्रश्न, प्रत्येक देश की पाठ्यचर्या उस देश की निर्धारित होती है। विकल्प दिए गए हैं कृषि विकास पर, आर्थिक विकास पर, राष्ट्रीय नीति पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। तो बताइए साथियों, उस देश की किस नीति पर पाठ्यचर्या निर्धारित होती है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पाठ्यचर्या डिपेंड करती है। अगला प्रश्न स्क्रीन में ये आ रहा है कि स्वतंत्र भारत में सन 2019 के पहले कितनी शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं? ऑप्शन दिया गया है, एक शिक्षा नीति आ गई, दो या तीन या फिर चार। तो इसमें सही ऑप्शन है, दो नीतियां आ गई हैं सर। एक 1968 में और दूसरी 1986 में। ठीक है, तो दो शिक्षा नीतियां अब तक आ चुकी और तीसरी है 2020 यानी अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर NCERT द्वारा पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस सन में बनाई गई? ऑप्शन दिया गया है 1975, 1988, 2000 फिर 2005। तो 1968 ये हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। तो इस पर जो पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो 1975 में बनाई गई थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, 10+2+3 आधारित शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? जी हाँ, इसका आंसर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 की ये विशेषता थी जो अब तक चल रही थी, 10+2+3। साथियों, अब 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें चेंज हुआ है और इस पर अब गोष्ठियाँ भी हो रही हैं, लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। ये है, NCERT की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में? ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इनके प्रति हम लोगों को
थोड़ा अवेयर रहना होगा, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं और अगर हमें पता नहीं रहेगा तो यह ठीक नहीं रहेगा। सर, दीक्षा ऐप पर जो प्रशिक्षण इस समय है, ज़रूरी नहीं है कि वो काफ़ी समय तक बने रहें, वो दीक्षा ऐप से हट जाएंगे। तो ऐसी दशा में हमको जो है डायरी बना लेना हमारे हित में है। इस तरह के प्रश्नों की तैयारी किए रहना वो भी ज़रूरी है। देखिए सर, एक स्टेटमेंट स्क्रीन पर, यदि कुछ बच्चे हमारे सिखाने के तरीके से नहीं सीख सकते हैं तो शायद हमें उनके तरीके से सिखाना चाहिए। साथियों, इसी तरह की ज़रूरतें हैं इस समय। आइए अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 की 5+3+3+4 शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? जी हाँ, आप लोग जानते हैं, पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी ये 2020 है। तो जी हाँ, ये तीसरी क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम का निर्माण किया है? लर्निंग आउटकम या जैसे हम LO कहते हैं, किन किन कक्षाओं के लिए? ऑप्शन ये हैं, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 12 तक। तो सर, किन कक्षाओं तक के लिए लर्निंग आउटकम निर्मित कर लिए गए हैं? इसमें ऑप्शन सी सही है, कक्षा 1 से 10 तक के लिए लर्निंग आउटकम एनसीईआरटी ने बना लिए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? साथियों, कौन सा कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नहीं है? ऑप्शन आ रहे हैं सामने। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना। दूसरा, स्कूल शिक्षा में पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश देना। तीसरा, उच्च शिक्षा का भी मार्गदर्शन करना। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया, पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश देना, ये तो है ही। उच्च शिक्षा का भी मार्गदर्शन होता है। इसका मतलब विकल्प ए, व्यवसाय नहीं दे सकती शिक्षा नीति, यही सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्य करेगी? ऑप्शन, स्कूल सुधार में, यानी स्कूल शिक्षा सुधार में, शिक्षक प्रशिक्षण सुधार में, पाठ्यक्रम सुधार में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से उपरोक्त सभी में होना चाहिए। स्कूल शिक्षा सुधार भी करेगी, शिक्षक प्रशिक्षण भी सुधरेगा, पाठ्यक्रम भी सुधरेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बहुत आशाएं हैं और उसके क्रियान्वयन पर वर्क हो रहा है। आइए अगले प्रश्न पर, सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में सत्य कथन है? कई ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन 1, यह ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जो बच्चों को कक्षा शिक्षण के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह शिक्षकों व विद्यार्थियों के जांच के लिए बच्चों की अधिगम प्राप्ति आकलन करने में सहायता नहीं देते हैं। सी, सीखने के प्रतिफल विद्यार्थियों को एक ही प्रयास में प्राप्त हो सकते हैं। और डी है, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए सही है। यह ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन है जो बच्चों को कक्षा शिक्षण के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता। अगले स्लाइड में मैंने कोई प्रश्न न लेकर एक फैक्ट लिया है, वो ये है
सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनती है, तब पाठ्यचर्या और इसके बाद पाठ्यक्रम, फिर पाठ्यपुस्तकें और पाठ्यपुस्तकों के बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल और तब हमारा लर्निंग आउटकम होता है। साथियों, ये क्रम हमको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब उसके बाद पाठ्यचर्या की रूपरेखा, फिर पाठ्यचर्या, फिर पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, तब उसके बाद टेक्स्ट बुक, फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके बाद लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। लर्निंग आउटकम और सीखने के प्रतिफल दोनों एक ही चीज़ हैं। कहीं पर ये प्रश्न हो कि लर्निंग आउटकम को और किस नाम से जाना जाता है, तो हमें ये कहना चाहिए कि इसे सीखने के प्रतिफल भी कहा जाता है या सीखने के परिणाम भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसमें हमारा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जो कक्षावार और विषयवार विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है वह है। जी हाँ, विषयवार विषयों को या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है वह हमारा पाठ्यक्रम होता है। साथियों, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर क्या होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर तो नहीं लेकिन एक वीडियो अलग से बना दूँगा। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम और सिलेबस, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। इसको भी हमें जानते रहना चाहिए। चलिए, इसका आंसर जो है वो है पाठ्यक्रम। ये हमको एक क्रम प्रदान करता है कि किस प्रकार से हम अपने विषय को, प्रकरण को पढ़ाएं। तो आते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, 10+2 स्कूल की शिक्षा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित की गई? 10+2 यानी कि हाई स्कूल, फिर उसके बाद इंटर की संरचना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित की गई? तो ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके सामने। NEP 1968, NEP 1986, NEP 2020 या फिर कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर 1986 है, जिसके तहत हम सब लोग पढ़ करके और इन दिनों शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, 1986। इसमें 10+2 की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पाठ्यचर्या होती क्या है? इसका आंसर, पाठ्यचर्या या कैरिकुलम पाठ्यक्रम के उस पक्ष या स्वरूप को कहा जाता है जिसे कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया गया हो। जैसे BSc 3 साल का है, तो तीनों साल में जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वो कैरिकुलम है, लेकिन उस कैरिकुलम को 3 पार्ट में बांट लिया जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो तीनों पार्ट के जो अलग अलग चीज़ हैं वो उसका सिलेबस है। पार्ट 1 में क्या पढ़ाया जाए, फिर पार्ट 2 में क्या पढ़ाया जाए, पार्ट 3 में क्या पढ़ाया जाए, तो ये उसका सिलेबस है। और तीनों को मिला दें तो वो क्या है, BSc का करिकुलम है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि स्क्रीन पर यह है, पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के लिए कहा गया।
कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों को सीखने के प्रक्रिया के बारे में मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह खाली स्थान है फिर कहा गया। यह कहा गया भाइयों NCF 2005 में, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है शिक्षा विभाग में, जिसकी हम सब लोग ट्रेनिंग भी लिए हैं। तो इस NCF 2005 में उक्त बात कही गई थी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न भी NCF से ही है। NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का संबंध किस समिति से है? समय समय पर किसी भी देश में हो, शिक्षा समितियां आती रहती हैं और इसी प्रकार हमारे भारत में भी तमाम शिक्षा समितियां समय समय पर आई हैं। तो NCF 2005 का संबंध किस शिक्षा समिति से है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपके सामने, आपने पढ़ लिया होगा। प्रोफेसर यशपाल समिति, जस्टिस JS वर्मा समिति, डॉक्टर K कस्तूरीरंगन समिति और डी है कोई नहीं। साथियों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। यशपाल साहब का जो संबंध है वो NCF 2005 से है। और अब अगला प्रश्न, किताबों का बोझ फिर भी गिरता शिक्षा का स्तर, शिक्षा बिना बोझ के, छीनता बचपन, इन सारी चीज़ों का संबंध किससे है? हमारा बच्चा पीठ पर बहुत सारी किताबें लाद कर विद्यालय आता है और जाता है, तो इस चीज़ को संज्ञान लेकर के जिस समिति का निर्माण किया गया वो है प्रोफेसर यशपाल समिति, जिससे NCF 2005 का उद्भव हुआ। और आज हम अपने बच्चों के बोझ को कम कर पाए हैं, उनके किताबों का वज़न कम हो गया है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, कक्षा में बच्चों की विविधता को गति देने का कार्य किसने किया है भैया? कक्षा में बच्चों की विविधता को गति देने का कार्य किसने किया? ऑप्शन, शासन के अध्यादेश और सक्षम नीतियों ने, बालकों व शिक्षकों के प्रयास ने, सामाजिक विविधता ने या विद्वानों ने। तो विविधता को गति देने का काम शासन की जो सक्षम नीतियां हैं और अध्यादेश है उनके द्वारा विविधता को गति देने का कार्य किया गया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल जो इस प्रशिक्षण में बन सकता है, समावेशी कक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को केवल पढ़ाना। सी है सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सर, समावेशी कक्षा इस प्रशिक्षण का दूसरा एस्पेक्ट है और इसमें समावेशी की जो बात हुई है वो यही है, ऑप्शन सी, कि सामान्य बच्चों के साथ हमको विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को हमें समाज से पृथक नहीं करना है, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। समावेशी कक्षा का यही अर्थ है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आगे आते हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा के प्रति अध्यापक के गुणों को नहीं दर्शाता है?
हमें अपने अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित करने होंगे जो समावेशी कक्षा में डिस्टर्ब ना करें। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों से एक दूसरे को परिचित कराना। बी नंबर, ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना। सी, विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना। डी, स्नेहशील व लोकतंत्रात्मक रवैया। तो भैया डी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए। बी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान न दिया जाए, उन पर भी ध्यान दिया जाए। सब पर ध्यान देना है, सबको साथ लेके चलना है। समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक का कौन सा गुण ठीक नहीं है? कंप्यूटर महाशय पहले ऑप्शन तो बताइए। ऑप्शन ए, अपने सिखाने की शैली पर अडिग रहना। अरे भैया यही तो नहीं करना कि अगर हमें कोई शैली पता है तो हम उससे इधर उधर ना हो, हमें फ्लेक्सिबल होना है। बी क्या कहता है, सिखाने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना। ये तो ठीक है। बच्चों की तुलना करने से बचना, हाँ ये भी ठीक है, हमें ये तुलना नहीं करनी चाहिए। डी, सिखाने की पद्धतियों में छात्रों के अनुसार बदलाव करना, ये भी ठीक है। तो हाँ, ऑप्शन ए ही ठीक नहीं है, हमें अपने सिखाने की शैली पर अडिग नहीं रहना है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? साथियों, अगर हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं और दिव्यांगता न जाने तो ये उचित नहीं है। दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? अभी तक तो 3 प्रकार की हम लोग जाना करते थे। एक होता था PH, दूसरा HH और तीसरा VH। लेकिन साथियों अब इसकी संख्या बढ़ गई है, यानी पैरामीटर को बढ़ा करके और दिव्यांगता लगभग 21 प्रकार की जो है डिफाइन हुई है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है। इससे हमको भली भांति परिचित रहना है ताकि हमको डायग्नोसिस करने में समस्या ना आए। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन, NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। बी, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। और ऑप्शन डी है सभी। विचार करिए भाई। ये प्रश्न 21 हम पहुंच चुके हैं। इस पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि सभी जो उपरोक्त तीनों तथ्य लिखे गए हैं वे सब की सब सही हैं। अगला प्रश्न, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन को किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? जी हाँ, इसका आंसर है 5+3+3+4। आप लोग समाचार पत्रों में या आजकल हो रहे विभिन्न वेबिनार में प्रतिभाग किए होंगे तो आपको मालूम हुआ होगा कि इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है कि NEP 2020 में 10+2 को
5+3+3+4 में तब्दील कर दिया गया है। जी हाँ, अब इस पैटर्न से हमारी शिक्षा व्यवस्थित होगी। आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि स्क्रीन पर यूडीएल का फुल फॉर्म। अगर हम लोगों ने निष्ठा प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप पर किया तो कई बार यूडीएल के बारे में बात हुई है। तो यूडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? जी हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए सार्वभौमिक डिजाइन। ये एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत में इस चीज़ को कहा गया कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, बशर्ते हम उनको उनके हिसाब से सिखाएं। अपने हिसाब से न सिखा करके बच्चों के हिसाब से सिखाने में ये परिणाम आएगा कि हम सभी को सिखा सकते हैं, और इसी आधार पर हमारी समावेशी शिक्षा की बात हुई है। तो यूडीएल का फुल फॉर्म नोट कर लेंगे आप लोग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग इसका फुल फॉर्म है। आगे आते हैं अगला प्रश्न यूडीएल से ही। यूडीएल के संबंध में क्या सही नहीं है? कई तथ्य दिए जा रहे हैं, इनमें से हमें छांटना है कि क्या चीज़ यूडीएल के संबंध में सही नहीं है। यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है। यह कक्षा में सीखने वाली और आवश्यकताओं को पूरा करता है। सी, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। डी, यह स्वीकार करता है कि एक आकार सबके लिए सही नहीं होता। तो हमें इसमें सही ऑप्शन खोजना है। यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी नहीं है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग ये सब के लिए है ना भाई। तो बी सी डी सही है, ए नहीं सही है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है यूडीएल से ही रिलेटेड। निम्न विकल्पों में कौन सा यूडीएल की व्याख्या नहीं करता है? विकल्प कौन से हैं? विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण निर्धारित करने हेतु एक साथ काम करते हैं। ये तो सही है भाई। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। ये भी सही है। ये सभी स्तर के बच्चों को सीखने का समान अवसर देता है। हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी से अधिक वरीयता दे, ये कम ठीक लगता है। तो इसमें यूडीएल की व्याख्या ऑप्शन ए से नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे यूडीएल की व्याख्या नहीं होती। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, यूडीएल इसमें किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता? यूडीएल इसमें किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता? बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता, बहुसाधन निषेध। भाई बहुसाधन प्रस्तुति होगी तो भी ठीक है। हमारे तमाम विविध प्रकार के जो बच्चे हैं उनके लिए आसानी होगी। विभिन्न साधन अभिव्यक्ति ये भी ठीक है। बहुसाधन संलिप्तता ये भी ठीक है। डी ठीक नहीं है। इसमें मना नहीं किया गया है कि कोई साधन का उपयोग न किया जाए। सीखने सिखाने के जितने साधन हो सब का उपयोग हो, सब के अनुसार हो। ऑप्शन डी
करेक्ट है, मीन्स यूडीएल बहुसाधन निषेध के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। अगर कोई शिक्षक किसी चीज़ को एक तरीके से पढ़ाते हैं तो उससे अच्छा है कि कोई शिक्षक उसको अगले तरीके से पढ़ा लें। एक ही तरीका पर्याप्त नहीं है। 25वां, कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग स्थानों के साथ यूडीएल एक लचीली व्यवस्था है। यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जो, अब ऑप्शन हमें चाहिए, ऑप्शन कंप्यूटर महाशय ऑप्शन निकालिए। सॉरी, थोड़ा सा ये रुक रहा है, जस्ट फॉर ए सेकंड। ये है ऑप्शन। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत कार्य करने के लिए स्थान देता है, छोटे समूहों के कार्य करने के लिए स्थान देता है, बड़े समूह के कार्य करने के लिए स्थान देता है, उपयुक्त सभी के लिए स्थान देता है। हाँ भैया, व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान देता है, छोटे समूह बड़े समूह सबके लिए यह स्थान देता है यूडीएल, अर्थात इसमें विकल्प डी उपयुक्त सभी के लिए स्थान देता है, ये सही है। यूडीएल नाम से स्पष्ट है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, तो ये सभी के लिए स्थान देता है। आगे आते हैं, जी हाँ, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन शिक्षक के लिए समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुणों को नहीं दर्शाता है? कथन कहाँ है? कथन, जी हाँ, समावेशी कक्षा के लिए हमारे अंदर कुछ पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमें पॉजिटिव रवैया अपनाना होता है, तभी हम समावेशी कक्षा की बात कर पाएंगे। तो नंबर ए ऑप्शन है सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरों के भावना को समझना। नंबर 3 है पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता। नंबर डी है विश्वास। सी नहीं होना चाहिए, बहुत शीघ्रता हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत जल्दी से पाठ्यक्रम को पूरा कर दें, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, समावेशी कक्षा हेतु निम्न में से कौन सा शिक्षक का गुण नहीं है? समावेशी कक्षा हेतु निम्न में से कौन सा शिक्षक का गुण नहीं है? साथियों, आप लोगों से एक आग्रह है, अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे ज़रूर भेजें। ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, विद्यार्थियों के बीच अंतर को समझना, संवेदनशील बनना, उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्यार्थियों की प्रशंसा करना उनके लिए बहुत बड़ा पुनर्बलन या कह लीजिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, और अंतर हमें करना नहीं है, संवेदनशील बनना है। तीनों विकल्प सही हैं, अतः प्रश्नानुसार विकल्प डी सही होगा। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। गतिविधि 6 अधिगम शैली पर विचार। एक गतिविधि कराई गई थी इस प्रशिक्षण में, स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। नीचे दिए गए वाक्य की पूर्ति हेतु सही कथन है, मुझे सीखना आसान लगता है जब। हमको शिक्षार्थी के दृष्टिकोण से सोचना है कि हमें कब सीखना आसान लगता है। ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है सभी के साथ गतिविधि करते हैं, जब शिक्षक
डांटते नहीं हैं बल्कि मेरे उत्तरों से मेरी तारीफ करते हैं। जब चित्र या मॉडल से कोई चीज समझाया जाता है, उपरोक्त सभी, तो शिक्षार्थी के दृष्टिकोण से कब सीखना आसान होता है हमें बताना है। तो इसमें ए, बी, सी तीनों विकल्प सही हैं, माने उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, दृष्टिबाधित बच्चे को उसकी कक्षा में कहाँ स्थान देना चाहिए? दृष्टिबाधित बच्चे को उसकी कक्षा में कहाँ स्थान देना चाहिए? ऑप्शन है कक्षा की अग्रिम पंक्ति में, या दूसरा है ऑप्शन कक्षा के मध्य बच्चों के बीच, तीसरा ऑप्शन सबसे पीछे की सीट पर जहां उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बच्चे को सुनने में समस्या होती तो कक्षा के अग्रिम पंक्ति में बैठाना ठीक था। पीछे तो ठीक नहीं है, जहां उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, अकेले गुमसुम सा बैठा रहेगा। कक्षा के मध्य में ही उस बच्चे को बिठाना उपयुक्त होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे बच्चों से ही सीखते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से प्रत्युत्तर हेतु मौखिक या लिखित के अलावा उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन वास्तविक वस्तुओं का, शब्द का, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड का, उपयुक्त सभी। तो प्रत्युत्तर हेतु भाई सभी चीज़, जो भी संभव अधिक से अधिक चीज़। यूडीएल में यही है कि हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसमें ऑप्शन डी सही होना चाहिए, उपर्युक्त सभी का। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन में अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी समय पालन पर विशेष ध्यान, ऑप्शन सी स्वयं उत्तर बता देना, और ऑप्शन डी मूल्यांकन ही न करना। तो भाई हमें उत्तर भी नहीं बताना है, और डी ऑप्शन मूल्यांकन ही न करें, ये भी बात नहीं जमती। समय पालन पर विशेष ध्यान दें, यानी कि हम रूड बिहेवियर, ये भी ठीक नहीं। लचीलापन यही सही है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं अगला प्रश्न। जी प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। द एनिमल स्कूल, जानवरों का विद्यालय, जिसे इस प्रशिक्षण के दौरान इस स्टोरी को मैडम ने भी सुनाया था, जो प्रशिक्षण का बहुत ही बेहतरीन भाग था। इसमें एक बार जानवरों ने फैसला किया कि उन्हें नई दुनिया की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कुछ अलग करना होगा, इसलिए उन्होंने एक विद्यालय तैयार किया। उन्होंने दौड़, चढ़ाई, तैराकी और उड़ान से जुड़ी एक गतिविधि पाठ्यचर्या को अपनाया। पाठ्यचर्या संचालन आसान बनाने के लिए सभी जानवरों को प्रत्येक विषय लेना अनिवार्य बनाया गया। यही गलती हुई थी। सभी के लिए एक ही पाठ्यचर्या बना दिया जाए
ये ठीक नहीं है। बतख तैराकी में उत्कृष्ट थी। वास्तव में अपने प्रशिक्षक से भी वो बेहतर थी, लेकिन उड़ान में उसे केवल पास होने के लायक ग्रेड मिले और वह दौड़ने में बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि दौड़ने में तो वह बेहद कमज़ोर थी, इसलिए उसे दौड़ने का अभ्यास करने के लिए विद्यालय के बाद रुकना पड़ा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी और तैराकी भी छोड़नी पड़ी। ऐसा तब किया गया जब तक कि तैरने में सहायक उसके जालीदार पैर खराब नहीं हो गए और वो तैराकी में औसत स्तर पर आ गई। लेकिन विद्यालय में औसत स्वीकार्य था, इसलिए किसी भी को इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं थी, सिवाय बतख के। खरगोश ने अपनी शुरुआत कक्षा में दौड़ने में अव्वल आने से की, लेकिन तैराकी में उसे इतना सारा काम अभ्यास करना पड़ा कि उसका मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ ही गया था। गिलहरी चढ़ाई करने में तब तक उत्कृष्ट थी जब तक कि उसकी रुचि खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर उसके शिक्षकों ने उसे बार बार पेड़ के नीचे आने के बजाय केवल जमीन से पेड़ की ओर ही बार बार जाने को कहा। मामला बिगड़ना शुरू हो गया। उसे बहुत मेहनत करने के लिए कहा गया और परिणाम चढ़ाई में सी ग्रेड, दौड़ने में डी ग्रेड। बाज एक समस्या वाला बच्चा था और उसे गंभीरता से अनुशासित किया गया। चढ़ाई की कक्षा में उसने अन्य सभी लोगों को पेड़ से ऊपर पहुंचने में हरा दिया, लेकिन उसे पसंद नहीं किया गया क्योंकि उसने वहां तक पहुंचने के लिए अपने तरीके के उपयोग करने पर जोर दिया। वर्ष के अंत में असामान्य ईल, जो बेहद अच्छी तरह से तैर सकती थी, थोड़ी चढ़ाई, थोड़ी भाग दौड़, थोड़ा बहुत उड़ भी सकती थी, को सबसे अधिक औसत अंक मिले और वह विजेता बनी। ये कहानी साथियों इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक भिन्नता को महत्व देने पर जोर देती है, बहुत सारे मैसेज देती है। हमें जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में अव्वल है उसके उस रुचि को महत्व देने की आवश्यकता है, उसके रुचि को समझने की जरूरत है। खैर, आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 को जाना जाता है। ऑप्शन ए दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016, समावेशी शिक्षा को परिभाषित करने वाला एक्ट, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों विकल्प है। दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 और समावेशी शिक्षा को परिभाषित करने वाला एक्ट आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 को माना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह है, CWSN का फुल फॉर्म। CWSN का फुल फॉर्म वैसे सभी लोगों को पता होगा, फिर भी समावेशी शिक्षा की बात हो और CWSN का फुल फॉर्म ना मालूम रहे, बात जमती नहीं है। इसका फुल फॉर्म चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शॉर्ट में CWSN कहा जाता है। इस समय सपोर्टिव सुपरविजन में भी CWSN का कॉलम है और प्रत्येक विद्यालय से उसका ब्यौरा मांग कर फीड किया जा रहा है।
बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए मूल्यांकन में, जी हाँ, लर्निंग डिसेबल, जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उनके मूल्यांकन में ऑप्शन ए बहुसंवेदी दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए, चार्ट मॉडल आदि का उपयोग करना चाहिए, उपरोक्त दोनों, डी छोटी इकाई का प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त दोनों, ये ऑप्शन सही है। एक वर्ड है मल्टी सेंसरी अप्रोच, तो हमको मल्टी सेंसरी अप्रोच अपनाना चाहिए। हमारी जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियां अर्थात ज्ञान की खिड़कियां खुली रहेंगी, ज्ञान उतनी ही जल्दी से, आसानी से हमारे अंदर आएगा, अर्जन हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने 45-46 मिनट का वीडियो पूरा देखा। अगर जानकारी उपयुक्त हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद सर।